ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व सदस्य कारा संचालन समिति अविनाश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। दत्तक ग्रहण जागरूकता यानी एडॉप्शन अवेयरनेस माह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जहां सीएआरए और उसके सभी हितधारक गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ एक मंच पर आते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण यानी सीएआरए कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार 21 नवंबर 2024 को इस अभियान के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जश्न मनाएगी। दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय देख रेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश कुमार। अविनाश, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक आम श्रोता की समझ के लिए बताएं कि ये एडॉप्शन की क्या जटिलताएं हैं, एडॉप्शन क्यों जरूरी है और कौन इसे ले सकते हैं। बहुत ही सामान्य तौर पर देखें तो ये एक ऐसा मिथ है, एक ऐसी भ्रांति सी फैली है। लोग ऐसा समझते हैं कि अडॉप्शन सिर्फ निसंतान दंपति करते हैं, और समझिए तो मिडिल एजेड दंपति, जो मतलब अधेड़ उम्र के हैं, 40-50 की उम्र के। और ये जो परसेप्शन है ये बना है ज्यादातर हमारी फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, जिसमें अडॉप्शन को फैमिली बनाने का सबसे आखिरी जरिया माना गया है। कि लोग पहले चाहते हैं खुद का बच्चा हो, खुद का बच्चा नहीं होता तो परिवार में किसी बच्चे को लेते हैं, और नहीं तो उसके बाद आईवीएफ कराते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, और जब थक हार कर कोई भी प्रक्रिया नहीं सफल होती तब सोचते हैं अच्छा है बच्चे को गोद क्यों ना ले लें। पॉपुलर परसेप्शन ये है कि बच्चा गोद तभी लिया जाता है जब आपकी अपनी औलाद नहीं होती, और उस सब में आप क्योंकि बहुत समय गंवा चुके होते हैं तो आप खुद एक अधेड़ उम्र तक पहुंच चुके होते हैं। किंतु पिछले 10-15 सालों में ये परसेप्शन बहुत बदला है, और हम जिस चीज को, जो थॉट प्रोसेस हम लोगों से जब मिलते हैं और हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अडॉप्शन सिर्फ फैमिली बनाने का एक अन्य जरिया है। जैसे आप किसी भी तरह से फैमिली अपनी बना सकते हैं, उस तरह से अडॉप्शन को भी सिर्फ यही समझे कि आपको फैमिली बनानी है तो आप अगर एक बच्चे को अपने परिवार में ला रहे हैं, उसको इसलिए नहीं ला रहे कि आप अपनी कोई आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। आपकी भी आवश्यकता पूरी हो सकती है, किंतु आप बच्चे के नजरिए से देखिए। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि अडॉप्शन क्यों अनिवार्य है। हम समझते हैं अडॉप्शन एक राष्ट्र निर्माण का जरिया है, एक नेशन बिल्डिंग टूल है। क्योंकि हम अगर अपने देश को देखें तो देश में हर वह बच्चा जो इस देश में है वो भी हमारे ही समाज का अंग है। तो अगर हम अपना उत्तरदायित्व देश के प्रति निभाना चाहते हैं तो बहुत ही निस्वार्थ भाव से हम गोद बच्चे को ले सकते हैं, उसको अपने परिवार का अंग बना सकते हैं, और ऐसे में बच्चे को वो सारा पोटेंशियल उसका रियलाइज होता है जो कि बिना फैमिली के शायद रियलाइज नहीं हो पाए। अविनाश, ये बहुत पेरेंट्स जो गोद लेना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें बहुत झंझट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है। उन्हें क्या करना चाहिए, अगर स्टेप बाय स्टेप आप बताएं तो इसके दो तरीके हैं इंडिया में अडॉप्ट करने के। एक तो बहुत पुराना एक्ट चला आ रहा है, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो एक मायने में बहुत सरल है और एक मायने में उसमें थोड़े से जोखिम भी है। सरल इसलिए है कि कोई भी हिंदू माता पिता किसी भी अन्य हिंदू माता पिता से कोई भी एक बच्चा आपसी सहमति से गोद ले सकता है, और ये बहुत इनेबलिंग प्रोविजन है क्योंकि इसमें बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन में, अनाथालय में नहीं जाना पड़ता। आप डायरेक्टली बच्चे को, जैसे कि बच्चे की परिस्थितियां होती हैं ऐसे माँ बाप की भी परिस्थितियां होती हैं। कई माता पिता बच्चे को जन्म देने के बावजूद उसका पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं, कई कारण होते हैं इसके। तो अगर आप ऐसे माता पिता हैं जो किसी बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे अन्य को जानते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत सरल है, इसमें जरा भी जटिलता नहीं है। दूसरा तरीका है जो हर माँ बाप को अवेलेबल है, ना केवल सिर्फ हिंदुओं को। तो उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी प्रक्रिया का बंदा, सिटीजन जो नागरिक है हमारा, वो कारा में अप्लाई कर सकता है। और कारा के पास ऑर्फनेजेस से और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क है जिनको वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी बोलता है, जो उन बच्चों की देखरेख करते हैं जिनके माता पिता नहीं कर सकते। तो वहां पे बच्चों को सरेंडर कर दिया जाता है, या कोई बच्चा कहीं पे मिलता है, ऑर्फन्ड है या अबेंडन्ड है, वो इन संस्थाओं में पलते हैं। तो कारा की देखरेख में पूरी प्रक्रिया के अनुरूप, जिसमें पूरा संरक्षण और सुरक्षा निहित होती है,
आप कारा में अप्लाई करें। इसमें सिर्फ फ्लिप साइड इतनी है कि वेट टाइम बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में यदि आपको छोटा बच्चा चाहिए तो कम से कम 3 या 4 साल का आपको वेटिंग टाइम है। लेकिन कम से कम ये वैधानिक तरीका है, सेफ है, लीगल है, ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको मिलती है। तो ये दो तरीके हैं, या जी। तो आप हिंदू हैं तो हामा में डायरेक्टली ले लीजिए, या फिर आप किसी भी धर्म को हैं तो आप कारा के थ्रू अप्लाई करके बच्चा गोद ले सकते हैं। अविनाश जी, आपने बताया कि अगर कारा के थ्रू आप अप्लाई करके लेते हैं और अगर आपको छोटा बच्चा चाहिए कुछ महीनों का या 1-1.5 साल तक का, तो आपकी जो वेटिंग पीरियड है, प्रतीक्षा अवधि है, वो बहुत लंबी है, 4-5 साल की है। ऐसा क्यों है? क्या डिमांड बहुत ज्यादा है, उस उम्र के बच्चे नहीं हैं? कारण इसका ये दो लॉज ही हैं, क्योंकि एक तरफ आपका हामा है जिसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई संरक्षण, कोई निरीक्षण नहीं है। तो आप समझिए ऐसे कि जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके लिए बहुत आसान रूट है। तो जब भी कोई बच्चा अवेलेबल होता है अडॉप्शन के लिए, उनके लिए बहुत आसान होता है कुछ पैसे लेकर या कुछ एक तरह से कमर्शियल ट्रांजेक्शन करके वो बच्चा किसी फैमिली को दे दो। और दूसरी तरफ फैमिलीज भी बहुत डेस्परेट होती हैं, तो वो कुछ पैसा देने में हिचकती नहीं है, जिसमें कोई वेट नहीं है। थोड़ी गलती माँ बाप की यह भी है कि वो अपने चॉइस का बच्चा चाहती हैं, छोटा हो, गोरा हो, किसी विशेष जाति का हो। इन चीजों के चलते जब एक लॉ ऐसा है जिसमें कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, तो दूसरा जो सिस्टम है कारा वाला, उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो उसको सारे मार्केट इंडिविजुअल झंझट समझते हैं। इस वजह से जो बच्चे सिस्टम में आ सकते हैं कारा के, वो सिस्टम में ना आके मार्केट में सीधे ट्रैफिक हो जाते हैं। आपको एक उदाहरण दूं, जब कोविड हुआ तो हर किसी के पास आई एम श्योर एक मैसेज आया कि फला फला बच्चा जो है उसके माता पिता गुजर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं है जिसने इस तरह का मैसेज ना देखा हो 6 महीने 9 महीने की जी अवधि में। बिल्कुल। तो ऐसे में तो ये कारा का पूल तो भर जाना चाहिए था। इतने बच्चे अनाथ हो रहे थे, इतनी विपत्ति आई हुई थी, विपदा थी कि कारा के अंदर तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। हुआ बिल्कुल उल्टा। हमने एक आरटीआई डाली और पता किया कि प्राइवेट अडॉप्शन में अडॉप्शन डीड जो गई हैं वो ज्यादा अडॉप्ट हो रहे हैं और सिस्टम में एक्चुअली बच्चों की संख्या और गिर गई। तो जो टाइम लग रहा है, 4-5 साल लग रहा है, उसका सीधा कारण यह है बच्चे सिस्टम में ना आके ट्रैफिक हो रहे हैं, क्योंकि दो विरोधाभासी कानून हैं जिनमें बहुत अंतर है। तो अगर हम इन कानूनों को एक समतल करने का प्रयास करें तो जो ट्रैफिकिंग का इंसेंटिव है वो कम हो जाएगा और ज्यादा बच्चे सिस्टम में आएंगे, या फिर ज्यादा बच्चे चेक्स एंड बैलेंस के साथ डायरेक्टली प्लेस होंगे। अविनाश जी, जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है किसी पेरेंट के द्वारा, तो उस पर निगरानी भी रखी जाती है। हमने सुना है कि मॉनिटरिंग होती है समय समय पर। तो इसमें एक तो क्या मॉनिटरिंग होती है और क्या डूज एंड डोंट्स हैं पेरेंट्स के लिए, क्या करें क्या ना करें? मॉनिटरिंग को लेकर समझे तो हर 6 महीने पर बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक मॉनिटरिंग होती है। तो जो सोशल वर्कर आपका आपसे अटैच्ड होता है, जिसने आपकी होम स्टडी की होती है, जो अडॉप्शन में आपकी हेल्प करता है, कोर्ट ऑर्डर दिलवाती है एजेंसी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, वो 6-6 महीने पर 2 साल तक आपकी रिपोर्ट भेजता है कारा को, जिसमें ये पता चलता है कि बच्चा जो है नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और बहुत ही कुछ केसेस में, कम केसेस में अगर डिसोल्यूशन करना पड़ता है, अगर वाकई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो सबके हित में होता है कि बच्चा फिर उस परिवेश का पार्ट ना रहे जिसमें वो सेटल नहीं हो पा रहा। तो एजेंसी उसमें भी हेल्प करती है। तो मॉनिटरिंग का तो यह उद्देश्य है कि देखें कि बच्चा जो है सही तरह से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। इसमें माता पिता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारे माता पिता जो हैं, हम ऐसे माता पिताओं के संपर्क में भी आते हैं जो बच्चे के 10, 11, 12 साल तक उन्होंने बच्चा गोद लिया होगा, 1 साल या उससे छोटा, और 12-13 साल तक भी उसको नहीं बताते हैं कि उन्होंने उसे गोद लिया था, क्योंकि वो डरते हैं। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कहानियों में सुना जाता है कि बच्चे को पता लगेगा कि वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो परेशान होगा, कुछ एडवर्स रिएक्शन होगा। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जब आप बच्चों को इस नजरिए से बड़ा करते हैं कि हमने आपको अडॉप्ट किया था, अडॉप्शन के क्या सही मायने हैं, तो बच्चे को एक पॉजिटिव आइडेंटिटी मिलती है एज कम्पेयर टू छुपाने से। तो बच्चों को घर लाने के बाद पहली चीज उनको अवश्य बताएं, और बहुत कम उम्र से बताएं कि अडॉप्शन क्या होता है और आपने कैसे अडॉप्ट किया, क्यों अडॉप्ट किया में जाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे किया। और दूसरी बात, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कई बार, और स्पेशली बड़े बच्चों के लिए, वो जो वातावरण चेंज होता है ना, वो कई बार ट्रॉमेटिक भी होता है और बहुत डीप चेंज होता है। तो धैर्य रखें, उनको पहले दिन से एक्सपेक्ट ना करें कि वो सब कुछ सीख लेंगे और स्कूलों में अच्छे नंबर लाएंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखें और पॉजिटिविटी रखें, उससे बच्चे का जो विकास होता है बहुत ही सकारात्मक होता है। ये सबसे ज्यादा आवश्यक है
कि पेरेंट्स अपने मन में कोई गिल्ट ना रखें, हीन भावना ना रखें अडॉप्शन को लेके, और वो आगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे में भी ना पास हो। अविनाश जी, गोद लेने के पहले एक सवाल पेरेंट्स के मन में और भी होता है कि गोद लेने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की हो। इस बारे में क्या कोई गाइडलाइंस हैं या कोई मनोवैज्ञानिक सलाह की अगर उनको जरूरत हो तो? इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसेट है। हामा में यदि आपके पास परिवार में ऑलरेडी एक मेल बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा मेल अडॉप्ट नहीं कर सकते, या अगर गर्ल चाइल्ड है फैमिली में तो आप दूसरा बच्चा गर्ल अडॉप्ट नहीं कर सकते। वेरएज जो कारा के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपके अंदर चाहे पहला बच्चा आपका बायोलॉजिकल है या अडॉप्टेड है, अगर मेल है तो दूसरा भी आप मेल कर सकते हो, पहला फीमेल है दूसरा भी फीमेल कर सकते हो। तो कारा में पूरी स्वतंत्रता है, आप जो भी ऑर्डर में जैसा भी जेंडर का बच्चा गोद लेना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। हामा में लिमिटेशन है कि आपको विपरीत जेंडर ही अडॉप्ट करना है। जहां तक चॉइस की बात है, मेरे हिसाब से बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए माता पिता को। बच्चा बच्चा होता है, परिपक्व होता है, और दोनों के अपने अपने चॉइस होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से कई बार ट्रेंड्स देखने को मिलता है कि कोई पेरेंट्स किसी एक फेज में पता चल जाएगा कि लड़कियां ज्यादा अडॉप्ट हो रही हैं। कई लोग इसको यह मानते हैं कि अच्छा, तो लोग लड़कियों के प्रति ज्यादा रुझान रख रहे हैं। लेकिन इसका कटु सत्य यह भी होता है कि बहुत लड़कियां अडॉप्शन में दी जा रही हैं, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं वो लड़का घर में रख लेते हैं और लड़कियों को संस्था में डाल देते हैं या अडॉप्शन में डाल देते हैं। और जब लड़कियां ज्यादा होती हैं संस्था में तो ऑब्वियसली लड़कियां ही अडॉप्ट भी ज्यादा होती हैं। तो अगर ज्यादा लड़कियां अडॉप्ट हो रही हैं, इसका ऑटोमेटिक यह मीनिंग नहीं है कि माता पिता लड़कियों का रुझान रख रहे हैं। जी। इसकी एक विडंबना यह भी है कि समाज में लड़कियों को ज्यादा अडॉप्शन में डाला जा रहा है, घर में नहीं रखा जा मतलब रहा उनकी है। उपलब्धता ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। अविनाश जी, कुछ पेरेंट्स से मैं ऐसा मिला हूं जिन्होंने बच्चे गोद लिया हुआ है और गोद लेने के 3-4 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य दुरुस्त नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि हम बच्चे को वापस कर दें। हालांकि सामाजिक तौर पर या मानवता के तौर पर ये दृष्टिकोण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर उनकी स्थिति ऐसी हो जाए, आपसी क्लेश बढ़ जाए या आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस बारे में नियम कहते हैं? तो कानूनी तौर पर तो कोई करेक्ट ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि डिसोल्यूशन का कोई अवधि हो, कोई पीरियड हो विद इन विच यू कैन रिसोर्ट टू डिसोल्यूशन। लेकिन सामाजिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर काउंसलिंग होती है तो पहला प्रयत्न हर एक का यही रहता है कि बच्चा जो है माता पिता में से किसी एक अभिभावक के पास ही रहे। अगर कोई डिवोर्स जैसी हालत हो जाती है या कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि बच्चे को रख ही नहीं सकते, तो पहली कोशिश रहती है कि बच्चा फैमिली में ही या फैमिली से जुड़ा हुआ, जैसा कि नेचुरल बर्थ में भी होता है। क्योंकि गोद लेने में बच्चे का ऑलरेडी एक बार ट्रॉमेटिक फेज हो चुका है और कई बार हम नहीं समझते, हम सोचते हैं बच्चा बहुत छोटा है उसे क्या पता। लेकिन अगर आप नवजात शिशु को भी माँ से अलग करेंगे, परिवार से अलग करेंगे, संस्था में आप एक दिन के लिए भी डालेंगे, तो भी बच्चा सब महसूस कर सकता है। उसमें वो सारी वाइब्स आती हैं जिसको हम प्राइमल वुंड बोलते हैं। तो बच्चे के लिए ऑलरेडी एक बार आप ट्रॉमा से गुजार चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो माता पिता गोद लेना चाहते हैं वो पहले काउंसलिंग करें, अपने आप को अडॉप्शन के सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में समझें कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, डूज एंड डोंट्स। ऐसा नहीं है कि आपने अमेजन पे कोई चीज ऑर्डर करी और उसको रिफंड कर दिया। तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य होता है। आपको बहुत संवेदन होना चाहिए और बहुत तैयारी होनी चाहिए। आपने बहुत सही कहा अविनाश जी कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है बच्चा गोद लेना। और किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं गोद लेने वाले, उन्हें सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए और कारा की वेबसाइट पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। अविनाश जी, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े, आपने इतनी ढेर सारी जानकारियां दी गोद लेने पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व सदस्य कारा संचालन समिति अविनाश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।